जब भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले एक महान योद्धा की तस्वीर उभरती है ना? लेकिन उनकी विरासत सिर्फ युद्ध के मैदानों तक ही सीमित नहीं थी। असल में वो एक बहुत ही शानदार प्रशासक भी थे, जिन्होंने एक मजबूत शासन की नींव रखी। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी महान नेता अपनी जीती हुई लड़ाइयों को एक लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्य में कैसे बदलता है? क्योंकि देखिए, सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होता। असली चुनौती तो एक मजबूत और कुशल शासन व्यवस्था बनाने की होती है। और शिवाजी महाराज का जवाब वो था एक प्रशासनिक मास्टर स्ट्रोक, एक ऐसी बेहतरीन शासन प्रणाली जो स्थिरता और कुशलता दोनों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शिवाजी महाराज को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो उनके अलग अलग जीते हुए क्षेत्रों को एक साथ जोड़ सके, मतलब जो सामंती बिखराव था उसे खत्म करके एक सेंट्रल कंट्रोल बना सके। तो लक्ष्य क्या था? लक्ष्य के 3 मुख्य स्तंभ थे। एक ऐसा सिस्टम जो राज्य की कमाई यानी रेवेन्यू को अच्छे से मैनेज करे, सेना को पूरी तरह अनुशासित रखे और सबसे जरूरी लोगों की भलाई का पूरा ध्यान रखे। और इस बड़ी चुनौती का शिवाजी महाराज का हल था अष्टप्रधान मंडल। ये उनके प्रशासनिक सुधारों का, उनके इनोवेशंस का बिल्कुल केंद्र बिंदु था। 8, ये नंबर बहुत जरूरी है। उनकी ये जो परिषद थी, ये 8 मुख्यमंत्री स्तरीय पदों के आसपास बनी थी। हम कह सकते हैं कि ये उस जमाने का एक मॉडर्न कैबिनेट जैसा था। तो इस परिषद में 8 अलग अलग भूमिकाएं थी, हर एक की अपनी खास जिम्मेदारी। जैसे कि पेशवा, जो प्रधानमंत्री की तरह थे और सारे सिविल मामले देखते थे। फिर थे सेनापति, जाहिर है सेना की कमान उन्हीं के हाथ में थी। इसके अलावा फाइनेंस के लिए अमात्य और विदेश मामलों के लिए सुमंत जैसे अहम पद भी थे, मतलब हर काम के लिए एक एक्सपर्ट। हाँ, एक बात और, ये परिषद बहुत शक्तिशाली तो थी, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा शिवाजी महाराज का ही होता था। ये एक सलाहकार निकाय की तरह काम करती थी, जिसकी सलाह मानना या ना मानना पूरी तरह से छत्रपति पर निर्भर था। अब ये जो इतनी जबरदस्त प्रणाली थी, ये अचानक से कहीं से नहीं आई थी। ये असल में पहले से मौजूद मॉडल्स का एक बहुत ही समझदारी भरा अडेप्टेशन था। बड़ी दिलचस्प बात है कि शिवाजी महाराज ने उन्हीं ताकतों के एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी किया जिनसे वो अक्सर लड़ते थे, जैसे कि आदिल शाही और निजाम शाही सल्तनतें। इन सल्तनतों के जो प्रशासनिक ढांचे थे, जिनकी जड़ें बहमनी साम्राज्य में थी, उन्होंने एक तरह से एक खाका, एक टेम्पलेट दे दिया। मतलब एक मंत्री स्तरीय परिषद का आइडिया नया नहीं था, लेकिन शिवाजी महाराज उसे कैसे इस्तेमाल करने वाले थे वो बिल्कुल क्रांतिकारी था। पर शिवाजी महाराज ने सिर्फ नकल नहीं की, उन्होंने उस टेम्पलेट को लिया और उसमें कुछ ऐसे क्रांतिकारी बदलाव किए कि वो सिस्टम पूरी तरह से मराठा बन गया। यहाँ पर उनके इनोवेशन साफ साफ दिखते हैं। उन्होंने फारसी नामों की जगह संस्कृत के नाम इस्तेमाल किए। जमीनें देने यानी जागीर देने की प्रथा की जगह पक्की कैश सैलरी देना शुरू किया। और शायद सबसे बड़ी बात, उन्होंने वंशानुगत पदों को खत्म करके योग्यता के आधार पर नियुक्तियां शुरू की। तो ये थे वो 4 बड़े बदलाव: स्वदेशी नाम, योग्यता पर जोर, नकद वेतन और एक मजबूत सैन्य कमान। इन चारों ने मिलकर शासन का पूरा तरीका ही बदल दिया और एक ज्यादा सेंट्रलाइज्ड और कुशल राज्य बनाया। चलिए हर एक को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, योग्यता को वंश से ऊपर रखने का एक रणनीतिक महत्व था। जब मंत्री काबिलियत के आधार पर चुने जाते तो इससे एक ऐसे शक्तिशाली वर्ग का उदय रुक गया जो आगे चलकर राजा के अधिकार को चुनौती दे सकता था। और ये जमीन की जगह कैश सैलरी देना, ये एक गेम चेंजर था। इससे ये पक्का हो गया कि अधिकारियों की वफादारी अपनी जमीन या जागीर से नहीं, बल्कि सीधे राज्य और छत्रपति से हो। इससे सामंतवाद पर भी रोक लगी। और ये भी बहुत अनोखा था कि प्रशासन और सेना की भूमिकाएं जुड़ी हुई थीं। इससे पूरा राज्य हमेशा तैयार रहता था। साथ ही वफादारी भी मजबूत होती थी, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी भी वो लोग होते थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी काबिलियत साबित की हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इतने ध्यान से बनाया गया ये सिस्टम इसके बनाने वाले के बाद कैसे बदला या कैसे चला। यहाँ हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज के बाद धीरे धीरे उनके मूल विचार से चीजें हटने लगीं। उनके बाद खासकर 18वीं सदी आते आते
पेशवा जैसे बड़े पद योग्यता की जगह वंशानुगत होने लगे। और सच कहूं तो बाद में हुए ये बदलाव ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि शिवाजी महाराज की जो मूल योग्यता आधारित प्रणाली थी वो वाकई कितनी क्रांतिकारी थी और अपने समय से कितनी आगे की सोच थी। और यहीं पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कोई भी बेहतरीन सिस्टम अपने बनाने वाले के बिना लंबे समय तक वैसा ही चल सकता है? ये एक ऐसी बात है जो महान नेताओं और उनके बनाए सिस्टम के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करती है।